तो कीवर्ड्स होना चाहिए, हाईलाइट रखिए, कंसाइज रखिए, 10% रूल फॉलो करिए। 10% रूल बोले तो अगर 100 वर्ड का कुछ कंटेंट है तो उसका नोट 10 वर्ड का होना चाहिए। रीड योर नोट्स, राइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन, देन रिवाइज बाय रीराइटिंग। साथियों नमस्कार, मैं ऋतुराज, सब इलेक्शन ऑफिसर हिल्सा, आप लोगों के सामने एक छोटा सा सेशन लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे 70वीं बीपीएससी एग्जाम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा और खास करके स्टेट पीसीएस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ये प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस, और तमाम बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, एस्पिरेंट्स देते हैं और एक एक सुनहरा भविष्य तलाशने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में 70वीं बीपीएससी आप सभी के सामने एक बहुत सुनहरा अवसर है। तो किस प्रकार से 70वीं बीपीएससी में जो बचे हुए हमारे पास 2 ढाई महीने का समय है, उसमें कैसे प्रिपरेशन किया जा सके? इस तरह से हम अपने जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर करके उसको क्लियर कर सकें। इसके लिए मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनमें मैं कुछ उन टिप्स को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन फेज़ में जिनको मैंने फॉलो किया था। 68 बीपीएससी में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम मैंने इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद कुछ और जो हमारे कलीग्स से, जिन जिन लोगों से और जो को एस्पिरेंट्स थे उनसे जो बातचीत करके और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो मेरे इंटरेक्शन का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक एक अच्छा रणनीतिक रूप से एक आपको सलाह मिल सके, ऐसा मैं ये इस सेशन के माध्यम से आप लोगों से कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि भाई बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है 17th बीपीएससी का। कैलेंडर जो अपडेट हुआ उसमें हमने देखा कि 30 सितंबर को ही 17th बीपीएससी का टेंटेटिव डेट रखा गया है, 30 सितंबर को ही रखा गया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसी दिन परीक्षा होने वाली है प्रीलिम्स की। तो किस तरीके से इतने कम टाइम में चीज़ों को हम लोग कर सकें, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बातचीत करते हैं, ठीक है? देखिए, नोटिफिकेशन तो कभी भी अब आ सकता है, तो इस अपडेटेड और जो जो अपडेटेड कैलेंडर है उसमें 30 सितंबर ही डी डे है या फिर एग्जामिनेशन का दिन है। तो इस सिनेरियो में क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके बारे में थोड़ी बातचीत अपन करें। देखिए, मैंने कुछ सजेशंस आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और उनको मैं कुछ बिंदुओं में बाँट दिया हूँ। तो किस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है इस छोटे से अवधि में, जो 60-65 दिन का हमारे पास में है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर क्या-क्या थीम्स रहेंगे, जिन्हें हमें कवर अप करना है? कुछ सोर्सेज़ की बात अपन करेंगे कि किस सोर्स से कहाँ से तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें पढ़ना चाहिए। और कुछ नोट मेकिंग के बारे में, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, उनको एड्रेस करने का एक प्रयास होगा मेरी तरफ से। और लास्ट में मॉक टेस्ट या फिर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं, तो उसका क्या किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, किस तरीके से और कहाँ के मटेरियल्स और बाकी जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट सबसे ज़्यादा कैसे हो कम से कम समय में, और क्वालिटी कंटेंट कैसे मिले, उन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपके पास इन बिंदुवार तरीके से अपने कुछ सुझावों को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे टाइम की बात कर, ठीक है, सबसे पहले बात टाइम की कर लेते हैं। तो टाइम को ना मैं आपके लिए ये कहूँगा कि जो अभी से 2 ढाई महीने हैं ना, अगर आपने बेसिक्स कर रखा है पहले से प्रिपेयर, तो 2 ढाई महीने का ये जो समय होता है, इसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आप जो ये है ना 70th बीपीएससी उसको क्लियर कर सकते। तो किस तरीके से हमें काम करना है, मैं बस यही बोलूँगा कि सबसे पहले अपने जितना भी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप फुल टाइम वर्क ये पढ़ाई कर रहे हो, आप 35 आवर्स अ वीक का टारगेट रखिए। एटलीस्ट यू गिव 35 आवर्स, दैट मीन्स कि किसी दिन हो सकता है आप 7-8 घंटे पढ़ लें, किसी दिन 4 घंटे ही पढ़ने का टाइम मिले, बट ऑन एन एवरेज 5 आवर्स आप पढ़ सकते हैं, और या फिर 35 आवर्स अ वीक का टारगेट रख सकते हैं। अब टाइम से रिलेटेड बातों को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अपने टाइम को ना आप इन 3 भागों में डिवाइड कर दी। ठीक? कैसे?
कुछ चीजें होंगी जो तैयारी के दौरान आप सीखेंगे, राइट? सीखने की चीजें कुछ होंगी, लर्निंग बेस्ड होंगी, जहां पे आप पहले से कुछ नहीं जान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की थी, बट आप इंडिया और ये जो है WTO के बारे में आपने नहीं पढ़ा है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। तो चलिए, नई चीज हो गई है आपके लिए। तो लर्न करने से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसके लिए प्रतिदिन या जब भी आप पढ़ रहे हैं, 35 आवर्स या वीक का आप दे रहे हैं, तो डेली टारगेट या वीकली टारगेट जब आप बनाते हैं, तो अपने टाइम का 30% हिस्सा नया सीखने के लिए रखिए। ठीक, 30% हिस्सा नया सीखने के। ठीक है, प्रतिदिन कुछ आप इसमें क्या होगा, आपका एडिशन होता चला जाए, वैल्यू एडिशन आपका होता चला जाए, कि क्वालिटी एनहांस होगी। और साथ ही साथ बाकी जो हिस्सा आपके पास बचेगा, उसमें 30% हिस्सा आप रिवीजन के लिए रखिए। ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी का पार्ट रहा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि 30% ऑफ योर टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू द लर्निंग थिंग, टू द न्यूअर लर्निंग, एंड 30% शुड बी गिवन टू द रिवीजन एस्पेक्ट। तो ये दूसरा चीज है जिसको ध्यान में देना। और तीसरा है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीखने जितना ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए 30% समय आपको और डेडिकेट करना। तो 30 और 30 ये, और यहाँ पे रिवीजन को आप 30% आप ये ले करके चल सकते हैं। आप बोलेंगे फिर ये बचा हुआ 10% टाइम को आपको किस तरीके से देना है? तो 10% टाइम प्रतिदिन जो है, ये अपना वीकली इवैल्यूएशन करने पे लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली इवैल्यूएशन। इसमें आपको ये करना है तय कि व्हाट आर योर वीक एरियाज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, क्या आपके कमजोर पहलू हैं, कहाँ पे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके उतने अच्छे से तैयार नहीं है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो, और कहाँ पे आपको कितना टाइम देना है अगले वीक की स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट वीक स्ट्रैटेजी। तो ये तीसरा ये है, नेक्स्ट वीक स्ट्रैटेजी। ये तीनों ही क्षेत्रों को आपको ध्यान में रख करते हुए इवैल्यूएशन करना है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जब आपको अपनी वर्तमान तैयारी की स्थिति का सही सही अंदाजा लग जाएगा, तो आप आने वाले तैयारी को सही दिशा दे सकते। So once you know your current position in an accurate manner, then you can easily navigate in the right direction for your future preparation. So I would suggest you, strongly in fact I would recommend you to give at least 10% of your time. Okay, that means in a week, if you are giving 35 hours, then give at least 3.5 hours to assessment of your entire week's performance, your learning, योर प्रैक्टिस एंड अदर एस्पेक्ट। इन सभी चीजों को आपको देखते हुए आगे काम करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब जब आप इन चीजों को कर रहे होंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कॉपी पेन लेकर के इन छोटी छोटी बातों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और इन सुझावों में से अगर कोई भी सुझाव आपको अच्छा लगता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उससे अगर आपको सफलता मिलने में सफलता की तरफ बढ़ने में आपको एक मदद मिलती है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। टाइम के रिगार्डिंग मैंने आपको पहला तो बात बताया, ये 4 एस्पेक्ट पे मैंने बात की। अब बात करते हैं टाइम, ये लर्निंग वाला जो चीज था ना, इसकी हम लोग बात कर ले। तो जो लर्निंग का है टॉपिक, यहाँ पे देखिए, लर्निंग में 2 चीजें होंगी। जब आप नया सीखते हैं ना, तो 2 तरह की नया सीखने वाली चीजें हैं जो आपको सिलेबस के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। उनमें से एक तो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जहां समझदारी डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं, एक ज्योग्राफी का टॉपिक बोलता हूं, जैसे बोलते हैं मानसून, इंडियन मानसून, है ना, मानसून। अब मॉनसून में क्या है, समझदारी डेवलप करने वाला टॉपिक है। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविड़
मंदिर कला शैली जो है, तो इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक, दो देयर आर पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट प्राइमा फेसी प्रीडोमिनेंटली, मुख्यतः ये सब जो है समझदारी विकसित करने वाले टॉपिक्स हैं। तो इनके लिए अलग से आप इनको अलग से डेडिकेट करिए टाइम, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स को एक अलग एस्पेक्ट में तैयारी करिए। और इसी तरीके से एक दूसरा नया चीज जो आप सीखेंगे ना, उसको फैक्ट शीट अलग रखिए। फैक्ट शीट मतलब क्या, वो सारी चीज हैं जिनको हमको याद करना है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत तो है, बट अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा जरूरत है तथ्यों को याद करने की। और इस एग्जाम में बीपीएससी में पहले तथ्यों की भूमिका ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में तथ्य की भी भूमिका है और उतनी ही भूमिका समझदारी परक विषयों की भी है। तो इन दोनों को आपको जो है ध्यान में रखना हो। ठीक है, तो फैक्ट शीट मैंने बता दिया, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स ये मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों के ऊपर में फोकस करना है, और लर्निंग में मैंने बोला ना 30% टाइम आपको देना चाहिए। ठीक, अब फैक्ट शीट में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे मैं आपको बोलूं कि रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, रामसर साइट्स, अब रामसर साइट तो आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको बोलूं, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स भारत के प्रमुख अनुच्छेद भारतीय संविधान के, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी क्या है, समझदारी विकसित करने वाला ही तो ये याद करने वाला ही तो टॉपिक है। समझदारी तो आप विकसित कर सकते हैं, उसकी भी जरूरत है, बट इसमें तो याद ही करना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फैक्ट शीट के बारे में। तो लर्निंग बेस्ड को किस तरीके से तोड़ना है वो आपको मैंने बता दिया। दो पहलुओं में चीजों को रखिए, कुछ याद करने वाले टॉपिक्स उनको भी अनवरत चलाते रहिए, समझदारी विकसित करने वाले टॉपिक्स उनको भी अनवरत चलाते रहिए। ठीक है, और प्रतिदिन इन दोनों को टाइम दीजिए, है ना, प्रतिदिन या प्रति वीक कुछ नया फैक्ट याद करिए, कुछ नए कंसेप्ट समझ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जो दूसरा जो पहलू है ना, उसके ऊपर में ध्यान देते हैं, दैट इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर में बातचीत करते। अब देखिए प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस को मैंने बोला आपको कि 30% समय जो है देना है। प्रैक्टिस का मतलब दो तरह का हो गया, एक तो है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और दूसरा है कि टेस्ट सीरीज को लगाना, या यूं कह लें कि पूरा एक 3 घंटे के हिसाब, जो 2 घंटे का पेपर होता है उस हिसाब से 150 क्वेश्चन का एक सेट प्रिपेयर कर लेना, उसको सॉल्व कर। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, बट मैं आपको इसमें ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं इस तरह से बांट करके रखने के लिए कहूंगा। इसमें आप कुछ चरणबद्ध तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसके 4 फेजेस आप लगा लीजिए। ठीक है, 4 फेजेस आप लगा लीजिए। 3 फेजेस हैं जब आप तैयारी करने के इनिशियल फेजेस के लिए रखिए। इसमें पहला क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट, आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के भी और बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनको आपको सॉल्व करना है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स होगी, इसको एक चैप्टर की तरह से, एक टॉपिक की तरह से आप देख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आए, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इससे क्या होगा ना कि हर टॉपिक के ऊपर न सिर्फ समझदारी विकसित है आपको, बल्कि पढ़ते पढ़ते उस टॉपिक के बारे में आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, सवाल बनाते हुए, पढ़ने के बाद, सवाल बनाने के बाद में, कि आपसे जब एग्जाम हॉल में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल टू आंसर दोज क्वेश्चन। ओके, सो आपको दूसरा यहां पे ध्यान देना। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन इज फर्स्ट थिंग, देन यू हैव टू गो फॉर द सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन, है ना। जब टॉपिक्स कवर अप हो गए तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन करिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया, लेट इट कंसीडर इट एज वन सब्जेक्ट, then solve questions around 75 or 150 questions related to the ancient history, और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इस तरीके से, प्राचीन भारत के सवालों को आप बना लीजिए। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी है तो उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करिए, उससे उससे जुड़े हुए सारे सवालों को बनाइए। तो पहले टॉपिक वाइज, देन सब्जेक्ट वाइज। ओके, एंड तीसरा फिर फेज में आइए तो स्टैटिक कंप्लीट
यहां से आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां से मॉक टेस्ट शुरू होता है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस इज ऑफ योर मॉक टेस्ट, है ना। तो इसमें स्टैटिक के कंप्लीट क्वेश्चंस को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है, इसके ऊपर मैं बता रहा हूं आपको, मंथली बेसिस के ऊपर में हर मंथ के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना शुरू करिए, करंट अफेयर्स को, ओके। जब 12 महीने के ऊपर में एटलीस्ट हर महीने का 2-2 सेट बना लीजिए। उसके बाद में फाइनली स्टैटिक और करंट को कंबाइन करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ऐसा 5 सेट बना लेंगे अगर आप, और इतना आपने पहले से कर रखा है, तो यकीन मानिए जो 25 टेस्ट मॉक का फुल लेंथ बनाते हैं उनसे ज्यादा आपका इफिशियंसी रहेगा। यू विल बी बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, बिकॉज ये ज्यादा सिस्टमैटिक है। इस एग्जाम में तैयारी करने में बच्चों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कसर कभी कभी रह जाती है तो सही दिशा के तहत तैयारी करने में, तो बस उन थोड़ी बहुत बातों को, बारीकियों को समझ लेना है। और कुछ हमारे सफलता और असफलताओं के जो हमारे अनुभव रहे हैं, इस सिविल सेवा परीक्षा के असफल विद्यार्थियों की श्रेणी में भी मैं खड़ा रहा हूं अपने इस पढ़ने के करियर में, और सफल विद्यार्थियों की श्रेणी में भी। तो जो अंतर रह गया उन बातों को मैं यहाँ पे आपके सामने में कह दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको जरा सा ध्यान से हमको कर लेना। इसके बाद आगे देखिए, मैंने बोला ना प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस के बाद आएंगे थर्ड चीज में रिवीजन के ऊपर में। तो रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन करने के लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक तो रिवीजन इसलिए जरूरी है बिकॉज आवर माइंड is not designed in a way to store all the data and the fact that we undergo through। तो जो हमारे सामने से आता है उन सबको हमें एक बार में याद तो रखने ही। To keep things in our active memory, we need to pass the same data set through our mind, okay। तो पहला चीज इसलिए हमें रिवीजन का जरूरत है। दूसरा, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने के लिए कुछ बच्चे करते हैं कि अपने नोट्स उठाते हैं, देख लेते हैं। इट्स अ गुड वे टू रिवाइज, बट इट इज नॉट द ओनली वे टू रिवाइज। 2-3 तरीके हैं, उसके ऊपर भी बात करता हूं। तो एक तो रिवीजन का वे टू रिवाइज मैं बात कर लेता हूं। वे टू रिवाइज किस तरीके से, राइट वे क्या होगा रिवीजन का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और दूसरा ये हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। तो देखिए कैसे रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए ना मैं आपको बोलूंगा कि रिवीजन जो होना चाहिए ये फॉलो करना चाहिए आपका रोटेशन बेस्ड। रोटेशन बेस्ड मतलब आज जो चीज रिवाइज किए पेरियोडिकली या फिर से रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन बेस्ड को थोड़ा और एलैबोरेट करके बताता हूं। आज का पढ़ा हुआ आज एक बार देख लेंगे, आज का पढ़ा हुआ आज एक बार रिवाइज कर ले, ठीक। जो भी नया चीज सीखा आपने तो आज का पढ़ा हुआ आज रिवाइज कर। दूसरा, एक वीक का पढ़ा हुआ, एक वीक का पढ़ा हुआ उस वीक रिवाइज कर ले, उस वीक रिवाइज कर ले। और जब आप रिवाइज कर रहे हो तो तीसरा चीज ये भी ध्यान देंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो सिलेबस के लिए जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो या करंट का पार्ट हो, रिवाइज, ओके। बिकॉज लर्निंग इज फॉलोड बाय अनलर्निंग अनलेस यू रिवाइज इट। तो या तो याद किया हुआ हर चीज आप भूल जाएंगे, या तो आप रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज करेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और अल्टीमेटली हमको एग्जाम के दिन तक तो चीजों को याद रखना ही है ना, तो हमें इस तरह से तैयारी करें। दूसरा, रिवाइज करने का सही ये तो रोटेशन बेसिस वाली बात मैंने बता दिया आपको।
इसमें फ्रीक्वेंसी की भी बात मैंने आपको बता दी कि कितने जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आज का पढ़ा हुआ आज रिवाइज, एक वीक का पढ़ा हुआ उस वीक रिवीजन, एक मंथ का पढ़ा हुआ उस मंथ रिवीजन, है ना। लास्ट में एक मंथ का पढ़ा हुआ, आपके पास 2 महीने का टाइम है तो 2 कंप्लीट सेट ऑफ रिविजन्स हो जाएंगे, एक मंथ का पढ़ा हुआ उस मंथ रिवीजन। नोट करते जाइएगा सारी चीजें इसमें, मे बी मैं जो लिख रहा हूँ फिर ये मिट भी जाएंगी कुछ चीजें, तो नोट कर लीजिएगा, या कभी कभी मैं हट जाता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। तो मंथ एंड पे थोड़ा ना टाइम देते हुए उस मंथ रिवीजन कर लेंगे, तो रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, और रिवीजन कैसे करना चाहिए, देखो रिवीजन में ना एक तरीका होता है कि पढ़ा हुआ जो नोट्स है उसको पलट लिया, देख लिया, इट इज अ गुड वे, बट अ बेटर वे इज टू राइट इट। पढ़ देख करके पढ़ लिया उसको, तो ये राइट करना इट इज ऑल्सो गुड वे। कहीं कहीं कुछ मेरे दोस्तों से मैंने देखा था, हालांकि मैंने अपने तो प्रैक्टिस नहीं किया, बट इट सीम्स वेरी गुड टू मी कि आप अपने लिखे हुए को, वो लोग क्या करते थे कि अपना एक अपने लिए जो पढ़ते थे ना उसका एक नोट्स बना, उस नोट्स को वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे बोल करके, अपनी भाषा में बोल करके, एंड उसको कान में लगा करके, ईयरफोन में लगा करके गाना वगैरह जैसे सुनते हैं ना, तो उसको सुनते रहते थे। तो उनका रिवीजन बहुत अच्छा, जैसे सोने गए तो उसको सुन लिया, तो रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड एंड लिसन। The more time you will spend with the topic will get more refined and memorized in you, और आप उसको इंटरनलाइज कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे टॉपिक्स को, जिस टॉपिक्स के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताएंगे। तो विषय वस्तुओं के साथ वक्त बिताना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड देन उसके बाद रिवीजन का एक और तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। इसमें टॉपिक जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, जिस टॉपिक का रिवीजन करना उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल लिया, और कौन सा क्वेश्चन जो आपने पहले पढ़ रखा है, बना रखा है, जो कॉन्सेप्ट्स आपका पहले बिल्ड ऑन हो चुका है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप फिर से यहाँ पे कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिवीजन कर। तो 30% टाइम आप, है ना, ये आपसे हम आगे चलते हैं। देखिए हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं उसका कैटेगराइजेशन किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिलेबस है, सिलेबस आप सबके पास में, उस सिलेबस को मैं कुछ रैशनल थीम्स में बांट रखा हूँ कि कैसे पढ़ना है। और मैं आपको बताता हूँ थीम्स के रिगार्डिंग, पहले एक बात बता देता हूँ। अब जब आप पढ़ने जाएंगे तो अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि सर कौन सा किताब पढ़ लें। मैं कहा कि कौन सा किताब पढ़ना इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। द राइट क्वेश्चन टू आस्क शुड बी व्हाट आर द एरियाज दैट वी हैव टू कवर, so and how better organized, how we can better organize the entire area, जिसको हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। तो जब उसके लिए हमें चीज़ों को समझना होगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की जब मुझे 43rd रैंक आया था अपने 68 बीपीएससी में, तो उसमें मैंने यही किया था कि जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस को अलग अलग छोटा छोटा थीम्स में बांटो। थीम्स को भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, और थीम्स को फर्दर सब थीम्स में बांटो या सब थीम्स में बांटो, और सब थीम्स को कीवर्ड्स में या टॉपिक्स में बांट दो, वर्ड्स में। जैसे मैं एक करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा देखो, पहले यहां देखो, ये इसको नोट कर लो आप लोग। सिलेबस को थीम्स में बांटेंगे, थीम्स को सब थीम्स में बांटेंगे, सब थीम्स को कीवर्ड्स में बांट देंगे। ठीक, अब देखिए इसको। अब सिलेबस में आप देखिए यहाँ पे थीम को, स्टैटिक एक थीम है। स्टैटिक थीम मतलब वो चीजें पढ़ने वाली, मतलब यहाँ पे हमने वो कर दिया, स्टैटिक थीम्स को हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं, यानी वो टॉपिक सारे, वो सारे थीम्स जो जल्दी बदलने वाले नहीं है। ठीक, उनको यहाँ पे हम लोग नोट कर रखे हैं। उसके बाद में हाइब्रिड थीम्स। हाइब्रिड थीम्स वो जिसमें कि स्टैटिक के भी कुछ पोर्शन आपको मिलेंगे, और इनको स्टैटिक के पोर्शन की जरूरत होगी समझने के लिए, और साथ ही साथ इसका लिंकेज किससे होना चाहिए, तो करंट अफेयर्स से।
तो करंट या डायनेमिक कह सकते हैं। करंट का मतलब आजकल क्या करंट नहीं, साल 2 साल 4 साल में जो कंटेक्स्ट चीजें चल रही हैं, कंटेक्चुअल चीजों से अपडेशन जो खोजता है, उन टॉपिक्स को अपन यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। फिर तीसरा करंट बेस्ड, इसके ऊपर में बात करें करंट बेस्ड या फिर यूं कह लें करंट बेस्ड थीम्स या करंट अफेयर्स जिसको आप कहते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने वहां पे वो मैं कर रखा हूं। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक की बात करते हैं। देखो स्टैटिक टॉपिक्स में ना आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री एक बहुत बड़ा एरिया है। अब उस एरिया में एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये थीम्स हो गए। इन थीम्स में फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ आगे कैसे चलना है। एंशियंट हिस्ट्री में फिर आगे आप चलेंगे तो फिर एक थीम मिलेगा, ये एंशियंट हिस्ट्री थीम हो गया। सब थीम इसका है मौर्यन एम्पायर, और इस सब थीम के अंदर में एक छोटा फिर कीवर्ड्स मिलेगा बहुत सारा, जिसमें आपको पढ़ना है CHM चंद्रगुप्त मौर्य आपने देखा, कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र आपने देखा। आप इनको नोट डाउन करते चलेंगे, टॉपिक्स का हर टॉपिक का लिस्टिंग करते चलेंगे। इस तरीके से आपके पास में क्या रहेगा कि आपके पास में हर वो काम का चेकलिस्ट बन जाएगा, हर सब टॉपिक्स का, हर छोटे छोटे कीवर्ड्स का चेकलिस्ट बन जाएगा, जिसको इस एग्जाम के लिए आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोका हो गया, अशोका के अंदर फिर आप आएंगे तो अशोका की धम्मा पॉलिसी अलग, उससे रिलेटेड जितने आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसने बनाए थे, फिर पिलर्स उसके जो हैं, रॉक एडिक्ट्स जो उसके हैं उससे रिलेटेड, तो इस तरीके तक आप जाइए। तो आप जब पढ़ने के लिए इसका एक पूरा का पूरा एक कॉपी पतली सी बनाइए, जिसमें आप इसमें इन सारे सब टॉपिक्स को लिखे हुए होंगे। तो जब भी आप पढ़ेंगे कोई टॉपिक, मान लो इसमें आपने धम्मा पढ़ लिया, उसको टिक कर लिया, धम्मा रिवाइज कर लिया, डबल टिक कर लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया, एक और टिक कर लिया। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो यू विल बी बेटर प्लेस्ड टू असेस योरसेल्फ, एंड व्हेन योर असेसमेंट विल बी राइट, योर रेमेडीज फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट विल बी ऑटोमेटिकली राइट। और जब आपका सही मूल्यांकन होगा, सही मूल्यांकन के आधार पर सही आगे की रणनीति आप खुद अपने लिए बनाएंगे, तो ये बहुत लाजमी है कि उस रणनीति का सफलता का जो प्रतिशत होगा वो बाकी औसत विद्यार्थियों से काफी ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। चलिए अब मैं स्टैटिक के लिए मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दिया है। यहाँ पे जैसे देखिए हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न और कल्चर, 4 अलग अलग थीम्स में बांट लो। फिर सब थीम्स अगर आप कहेंगे तो आई विल इनफैक्ट कम अप विथ अ सेपरेट वीडियो सीरीज, जिसमें हम हर टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना, कि इसके अंदर में क्या पढ़ना है, कल्चर में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में, सबका चेकलिस्ट बना के आपको दे। आपकी तैयारी में अगर हम कुछ हेल्प कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत। तो इस चैनल पे आपसे रेगुलर बातचीत थोड़ी बहुत होती रहेगी हमारी। आप फ्री में हमसे जो कुछ भी जो मेंटरशिप ले सकते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम हो गए, और भी यहाँ पे सावन सर हैं, और बहुत जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप जुड़ करके जो है आगे अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते। ठीक है, तो खैर ये हो गया हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इन चारों को बांट दीजिए और चारों के बारे में पढ़ाई करिए, कुछ भी छोड़िए मत। फिर इसी तरीके से पॉलिटी को मैंने ना सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो यहाँ पे रह जाएगा। जनरल साइंस के 2 पार्ट बनेंगे, मैं दूसरा पार्ट आगे आपको बताऊंगा हाइब्रिड वाले में। एक तो पीसीबी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों को रिगार्डिंग आपने पढ़ लेना है। इसके बाद इधर आ जाइए, करंट वाले को पहले डिस्कस करते। करंट देखिए सब बोलते हैं कि कितने दिनों से कितने दिनों तक का करंट अफेयर्स करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा जनवरी टू अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स यू नीड टू। करंट अफेयर्स कैसे करना चाहिए, ऑब्वियसली मंथ वाइज आप करते हैं, करिए, बट क्या करिए ना, इंश्योर करिए एक चीज कि हर थीम करंट का कंप्लीट हो, इसको थीमेटिक कवरेज जरूर करिए। जैसे बहुत सारे करंट में टॉपिक्स होंगे जो IR बेस्ड थीम्स के, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड होंगे, उनको अलग उनका बनाइए सालों भर का। फिर उसी तरीके से डिफेंस का बनाइए, डिफेंस रक्षा संबंधित जो है, पॉलिटी रिलेटेड जो होते हैं जिसमें एक्ट्स आ गए, कई सारे आप देखते होंगे इंस्टीट्यूशंस कुछ हैं, कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप यहाँ रख सकते हैं। इकोनॉमी को अलग से आप देख लीजिए, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ जो है,
टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है कि भाई ये इसका प्रक्षेपण हो गया, उसका प्रक्षेपण हो गया, या फिर कोई नई वैक्सीन आ गई, ठीक है, या कोई नया कुछ इन्वेंशन हो गया कुछ, तो उन चीजों को आप वहां पे देखिए। स्पोर्ट्स में देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज को एक अलग कैटेगरी बना लीजिए, इसके अंदर भी सब थीम्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स में जो है जैसे क्रिकेट है, टेबल टेनिस कहते हैं, टेनिस है और फुटबॉल है, ये तीन तो मेजर हैं, है ना। उसके बाद बाकी सबको आप छोटा एक एक सिंगल बना लीजिए, उसमें आप उसको रख लीजिए। इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन का अलग थीम बना करके आप पढ़िए। जितना आप कैटेगरी बढ़िया बनाएंगे ना, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और उतना ही बेहतरीन आपका रिवीजन होगा, ठीक है। मेसी तैयारी नहीं करनी चाहिए कि एकदम मेस क्रिएट किया हुआ है। तैयारी शुड बी वेरी क्लीन, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड रैशनली अप्रूव्ड। फिर चलिए स्पोर्ट्स के बाद इंडिसेस एंड रैंकिंग्स की बात कर लेंगे। फिर पर्सन इन न्यूज, जो किसी की डेथ हो गई, कोई अवार्ड वगैरह कुछ मिल गया, तो उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। किसी की कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह है, कोई किसी चीज के लिए चर्चा का विषय बना रहा, तो पर्सन इन न्यूज, PINs, ये सब आप यहाँ पे रख लीजिए। अब आ जाते हैं हाइब्रिड थीम्स में क्या है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि बस इतने ही हैं, यू कैन इंक्रीज these numbers, these lists, you can make your own separate list, but the theme should be on these lines, है ना। इसी आधार पर विषयों का वर्गीकरण आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो एक स्कीम्स की बात कर सकते हैं पहला। फिर पॉलिसीज, लॉज एंड एक्ट्स। हाइब्रिड मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें करंट और स्टैटिक दोनों का इन्फ्लुएंस होए। तो यहाँ पे स्कीम्स की बात कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट स्कीम साल 2 साल 4 साल तक में चल रहे थे, 5 साल तक में भी चल रहे थे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स को आपको कर लेना है। पॉलिसीज, लॉज एंड एक्ट्स, जो नई रीसेंट पॉलिसीज बन रही है, जैसे लॉजिस्टिक पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन मान लो मेंस में आया है, तो there's high chance that a similar kind of question can be repeated in prelims examination as well। इसको पीटी में भी आ सकता है इस तरह का प्रश्न, तो उसको देख लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को आप देख लेंगे। कमीशंस एंड कमिटीज जो सरकार बनाती है, उनको थोड़ा आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनको देख लीजिए। उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जैसे आप मान यूनेस्को है, तो यूनेस्को कब स्थापित हुआ, है ना, ये देख लेना। ये उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये देख लेना। ये स्टैटिक पोर्शन है उसका, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ यूनेस्को का भी रिसेंट अगर कोई मीटिंग हुआ है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनेस्को, तो उससे रिलेटेड वो न्यूज जो है वो करंट अफेयर्स का है। इसी वजह से इसको मैंने हाइब्रिड में रखा। ओके, फिर इसके बाद GI टैग्स हो गए, तो कुछ पुराने इंपॉर्टेंट हैं, एवरग्रीन हैं, कुछ नए वाले जो ऐड होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर साइट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट शीट को आपको रिवाइज भी करना है, स्टैटिक में भी आप मतलब पूरे तरीके से स्टैटिक नहीं है, बट इसमें अपडेशन होता रहता है। ये हाइब्रिड है, ठीक है, तो इनको आप रख लेंगे। स्पीसीज इन न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जैसे कुछ कुछ तो ऑल टाइम फेवरेट, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑल टाइम फेवरेट सोन चिरैया। बट कुछ नया भी आपका अगर अगर कोई स्पीसीज फाउंड हो गई और कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है, जैसे कलबेलिया है, एक डांस फॉर्म इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वर्ल्ड का। ऋग्वेद का रेसिटेशन है, वो है। तो इसी तरीके से जो चीजें हैं। फिर पर्सनालिटीज इन न्यूज, मान लो अभी शांति निकेतन को विश्व के धरोहर में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, तो इससे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, तो उनके बारे में थोड़ा हमको पीकी कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको काम करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड, जैसे आपको जैसे मैं बोलूँ रोबोटिक्स हो गया, जैसे मैं बोलूँ AI हो गया, तो इसके कुछ स्टैटिक चीजें भी हैं, क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसके स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन, दोनों को एक साथ पढ़ना है, राइट। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना लीजिए प्राइम मिनिस्टर्स का, और प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट बनाने में नाम नहीं नोट करना है, इसमें देखना है कि उन्होंने उनकी लाइफ से इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स या लाइफ के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको देखना है। जैसे मान लो मोरारजी देसाई was prime minister of India, former prime minister of India, so he went to jail in non-cooperation movement or not, अब ये एक क्वेश्चन हो सकता, देखना है हमको। अब आगे देखिए, ये सारा मैंने आपको बता दिया, और मैं यही आपको बोलूंगा कि इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए जब भी आप अपना पढ़ाई करें, तो फैक्ट शीट और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विषय वस्तुओं की समझ विकसित करना है, वो तो जरूरी है, बट उतना ही जरूरी फैक्ट शीट भी है, तो इसको आपको दोनों को ध्यान में
अब अब ये देखिए, मैंने एक छोटा छोटा ऐसा कर दिया है, कीवर्ड के फॉर्मेट में आपको बता दिया है कि स्टैटिक पोर्शन को कैसे तैयार करना। तो देखिए स्टैटिक पोर्शन का जो तैयारी है ना, मैंने बोला चेकलिस्ट बनाइए हर टॉपिक का, है ना। जैसे एंशियंट हिस्ट्री के 50-100 टॉपिक्स, 200 टॉपिक्स, जितने भी हो सकते हैं, उन सब का चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपका आ जाता है पीवाईक्यू का। एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट जो एक 3 चीज मैं बताऊंगा इसमें। एक तो पीवाईक्यू के थ्रू टॉपिक्स देख लीजिए। दूसरा, जब आप मॉक वगैरह बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू जो आप देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक आपको मिल जाएगा, मान लो आपको कोई क्वेश्चन मिला, उसमें आपको दिव्य अवदान का जिक्र आ जाता है, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो आप देख लेंगे कि दिव्य अवदान आप पहले नहीं जानते थे, तो अपने चेकलिस्ट में इंक्लूड कर लिया दिव्य अवदान, अब उसको आप रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है स्टैंडर्ड सोर्स, तो अगली बार मैं हर टॉपिक के लिए जब आपके सामने आऊंगा ना, तो हर टॉपिक में आपको एक स्टैंडर्ड सोर्सेज जरूर बता दूंगा, ठीक है। और चूज द ऑथेंटिक सोर्स, तो प्लीज बढ़िया सोर्स चुनिए। ये नहीं कि हाँ तो किसी पर्टिकुलर शॉप में गए, उस शॉप ओनर ने बोल दिया कि ये किताब ले जाओ, आप उठा करके लेके चले। व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट सोर्स? तो टाइम एंड टेस्टेड ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करिए, ठीक है। कोई चमत्कारी तलवार से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है उस जगह से बने हुए तलवारों से जिससे पहले भी युद्ध जीते गए हैं। तो अब अगर पॉलिटी की बात करें तो नो वन कैन रिप्लेस लक्ष्मीकांत का बुक। इसी तरीके से अगर आप बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम जो आप प्रिफर करते हैं, सो दीज बुक्स आर वेरी स्टैंडर्ड बुक्स, टाइम एंड टेस्टेड बुक्स, तो प्लीज रेफर देम। फिर डोंट फाइंड शॉर्टकट्स टू देम, उसका छोटा वर्जन मत ढूंढने जाइए, कोई पतला सा घुट्टी पिला दे। एनसीआरटीज, इन चीजों का कोई जो है ना कि 5 पेज का, 2 पेज का, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन स्टैंडर्ड ऑथेंटिक सोर्सेज से ही ये चेकलिस्ट बनाइए और उन चेकलिस्ट को ही फॉलो करिए। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स या स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स या यूट्यूब चैनल से मैं बात करूंगा, उन चीजों से ही आप सोर्सेज निकालें। और खास करके जब आप स्टैटिक की बात करें, तब तो इंपॉर्टेंट ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको जो है, और हर जो भी आपने चेकलिस्ट बनाया, उन चेकलिस्ट का कंप्लीट कवरेज आपने कर, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला कि 3-4 चीजें मैंने बताई। पहला, असेस या एनालाइज आप कह सकते हैं। हर टॉपिक का असेसमेंट करिए, एनालिसिस करिए, उसके बेसिस पे प्लानिंग करिए, कैसे कैसे आप करेंगे, है ना। देन स्टार्ट लर्निंग, कैसे तैयार करेंगे? तो लर्न करेंगे, पहले टॉपिक को बिल्कुल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब एनालिसिस कर लिया, प्लानिंग कर ली। देन कम टू एल, है ना, लर्न। और लर्न करने के बाद में, लर्न में भी 2 बातें मैंने बताए, अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, है ना। फैक्ट शीट को मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ये भी कर लेना है। और देन रिवाइज, आर स्टैंड्स फॉर रिवाइज, एंड देन टी, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। तो इफ यू आर एन अलर्ट स्टूडेंट, हालांकि अलर्ट की स्पेलिंग ये गलत है, मतलब ऐसा नहीं, बट आप अलर्ट याद रखें कीवर्ड में, तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप देखिए कैसे करना है करंट अफेयर। तो मैंने तो बोला 1.5 साल का करना है, तो क्या करिए, एक ईयरली कंपाइले, ये मैं स्पेलिंग ये मिस्टेक हो गया, तो इट इज ईयरली कंपाइलेशन, है ना। तो ईयरली कंपाइलेशन 1 साल का कर लीजिए, 2023 से 2023 के जैन से दिसंबर तक का, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर क्रॉनिकल हो, जिस भी मैगजीन को आप फॉलो करना चाहें, जिस भी सोर्स को आप ऑथेंटिक मानते हैं, है ना, मनोरमा हो, इस तरह की पब्लिकेशंस की बुक जो आपको लगता है ऑथेंटिक है, या तो या कोई बहुत स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल हो, ठीक है, तो उसको आपने फॉलो कर लेना 1 साल का, ठीक। इसमें भी 2 थीम बना करके करिए, एक बिहार बेस्ड और दूसरा जो नेशनल है उसका,
देखो बिहार बेस्ड थीम तो आपको अलग से प्रिपेयर ही कर लेना है, जैसे हिस्ट्री भी इसमें प्रिपेयर करना है, पॉलिटी भी करना है ना, इसमें इकोनॉमी भी करना है, इसमें करंट अफेयर्स भी करना है, ये अलग से आपने एक बार तो कर ही लेना है बिहार बेस्ड। और यही मैं कहूंगा 1 साल का ऐसे रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद में अगला जनवरी 2024 से मंथली बेसिस का, जैन 2024 से मंथली बेसिस के ऊपर में, चाहे वो मैगजीन हो या वीडियो हो, जैसे भी हर मंथ का आप करते जाइए। और तैयार कैसे करिए, अभी से बैकवर्ड चलिए, है ना। जैसे पहले अभी अब जो कौन सा मंथ चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में आपको जून तक का मिल गया होगा, जून, मई, अप्रैल, ऐसे करके पीछे की ओर बढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रिवर्स मैनर में पढ़ना शुरू। और एक बार जनवरी तक चले गए, तब जाकर के 2023 से 2023 लास्ट तक का जो है पूरा करंट अफेयर्स एक बार में रिवाइज कर लेंगे, किसी ईयरली कंपाइलेशन से या ईयरली वीडियो से, जैसे भी आपको सुविधा महसूस हो। तो बुक भी ले सकते हैं, मैगजीन भी ले सकते हैं, प्लस आप वीडियो भी ले सकते हैं, जो सुविधाजनक हो उसको फॉलो करें और थीम वाइज कवरेज करिए। पहले डिफेंस वाला करने गए, तो जैसे ही अभी जुलाई महीना चल रहा है तो जुलाई का डिफेंस वाला कर लिए, फिर जुलाई का, जून का डिफेंस से किए, मई का डिफेंस से किए, अप्रैल का डिफेंस से किए, तो ऐसे एक बार में आप जनवरी तक चले जाइए। इसी तरीके से फिर दूसरा थीम पकड़िए, तीसरा थीम पकड़िए, इस तरह से रिवीजन कर, मतलब ये करंट अफेयर्स को कंप्लीट करिए, ताकि हर थीम पे आपका प्रॉपर कवरेज हो सके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स थीम वाइज बोला आपको, ठीक है। मैगजीन या यूट्यूब डिस्कशन, जैसे आपको सही लगता है, आप कंफर्टेबल हो, दोनों ही तरीके से लोगों ने पढ़ाई की है और सफल हुए हैं, तो आप जैसे करना चाहिए। एंड आप क्या करेंगे ना, कि इसमें लर्निंग जो आपको करेंगे तो आप मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू करेंगे, तो क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल होते हैं, तो मल्टीपल रिविजन आपने करना है। एंड करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे ना, इतना करने के बाद स्पेशल अटेंशन कहाँ देना है, स्पेशल अटेंशन या हाई वैरायटी जो चीज़ें हैं उनको कहाँ पे देना है। तो देखिए, हाई वैरायटी या हाई यील्डिंग वैरायटी के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV टॉपिक्स, वो हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे, और वो हैं आपके बजट। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ में तीसरा है आपका सेंसस। इंडिया बिहार, इंडिया बिहार, इंडिया बिहार। और सेंसस में ना कास्ट बेस्ड सेंसस जो था स्टेट गवर्नमेंट का, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक, तो ये पूरा इस तरीके से आपने कर लेना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग से कवर करिएगा इसको, ठीक है। और आगे चलते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है आज का, कि नोट मेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो देखो, मैंने पहले भी आप सबों को कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, ठीक है, टू मेक योर नोट्स। नोट्स मेकिंग, मैं तो पर्सनली बोलता हूं कि नोट मेकिंग के लिए इट इज अ बिग यस, नोट्स बनाने हैं, बट किस तरह से नोट मेकिंग किस तरह से करनी है उसको समझिए। नोट मेकिंग का मतलब नहीं है कि हर वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसको नोट, उसको लिखते जाना है, नहीं। नोट मेकिंग का मतलब ये होता है, अपने आपने जो जिस बुक या डिजिटल मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन राइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, में आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। एक जगह नोट ही कर लीजिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे बोलूं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, बट उसमें नोट कर लिया, टर्म आया फियोर्ड्स बोलते हैं, क्या होता है फियोर्ड्स, नहीं पता अभी, कोई बात नहीं है, देखेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो। बट फियोर्ड्स, इसको नोट कर लिया। इसी तरीके से दूसरा आप नोट कर सकते हैं, जैसे आया क्लिफ, नोट कर लिया। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आया RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नोट कर लिया। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, नोट कर लिया, RD।
करंट अकाउंट नोट कर लिया। इस तरह के टर्मिनोलॉजीज नोट कर लेना है। इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं उसका क्रक्स नोट कर लेना है। तो ठीक है, कीवर्ड्स, देन कीवर्ड्स के अंदर क्रक्स ऑफ द कीवर्ड, मतलब उस कीवर्ड को आप समझ सकें। क्रक्स ऑफ कीवर्ड, उस कीवर्ड से रिलेट उस कीवर्ड के बारे में आप सब कुछ रिकॉल कर सकें, उस उतना आपका क्रक्स नोट किया हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज, जिस किताब वगैरह से आप पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट, मार्क, हाईलाइट के बाद उस बुक को हाईलाइट करिए। उसी में अगर कोई टॉपिक बताया हुआ है, उसी में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वहीं पे नोट कर लिया उसी जगह पे। तीसरा, हाईलाइट करने आया है, क्वेश्चन नोट कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वही नोट कर लिया, और वहीं पे कुछ करंट इवेंट हुए हैं तो नोट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल पढ़ा 21A और वहीं पे आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नोट कर दिया उसको। तो नोट मेकिंग का इफेक्टिव वे यही है। नोट मेकिंग मीन्स टू मेक a chart or a mind map for your own purpose, so that you may be able to recall what you have learned in a very short time and revise in a very short time. तो उस हिसाब से नोट मेकिंग करना चाहिए। एंड प्लस क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सोर्सेज जो है, क्रॉस कल्चरल बोल रहा हूं, क्रॉस सोर्सेज डायरेक्टरी प्रिपेयर कर लेना। जैसे इस बुक में दूसरे बुक का कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो अपने मेन सोर्स में उसको ऐड कर लिया, करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट लगा मेन सोर्स में ऐड कर लिया। तो दिस इज नोट मेकिंग, है ना। तो कीवर्ड्स होना चाहिए, हाईलाइट रखिए, कंसाइज रखिए, 10% रूल फॉलो करिए। 10% रूल बोले तो अगर 100 वर्ड का कुछ कंटेंट है तो उसका नोट 10 वर्ड का होना चाहिए। एंड फाइनली, रीड योर नोट्स, राइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन, देन रिवाइज बाय रीराइटिंग, है ना। तो रीड, राइट, री राइट, है ना। रीड, राइट एंड रिवाइज बाय रीराइटिंग या रीराइट, रीड, राइट, रीराइट, ऐसे कर लेंगे तो आपका नोट मेकिंग भी अच्छा रहे। मुझे लगता है इस सेशन से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। कुछ और टॉपर्स जो हैं उन लोगों से भी आपकी मुलाकात मैं कोशिश करूंगा करवाने की, और सर भी लगे हुए हैं, सतत प्रयत्नशील रहते हैं शशि सावंत से, तो उनसे भी आप लोग अपना दिशा निर्देश लेते रहिए, और उनके थ्रू आप कभी भी चाहें तो हम लोगों से भी मुलाकात कर सकते। तो इस सेशन को आज यहीं रैप अप करते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और आप चाहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हर सब्जेक्ट के लिए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आते रहें, और उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ एडुकेटिव जो एकेडमिक जो लर्निंग बेस्ड टॉपिक सीरीज भी लेकर के आए, तो आप बता सकते हैं। एंड आई वुड पर्सनली बी वेरी very fortunate, I would find myself very fortunate if I would be able to help you out, okay, in your preparation journey. तो ठीक है, फिर किसी दिन मुलाकात होगी किसी इसी तरीके से के वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, अपने सफलता की तरफ प्रयत्नशील रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड जय हिंद।